अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखें, लास्ट ये हमारा फोर्थ लेक्चर इस चैप्टर का। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वाला टॉपिक है, ये हमारे पास है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखें, चूँकि एटम जब डिस्कवर हुआ ना, तो हमने एटम के सब पार्टिकल्स को भी हमने डिस्कस किया, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को हमने डिस्कस नहीं किया, तो वो न्यूट्रॉन हम बाद में डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद। तो इन तीन पार्टिकल्स के डिस्कवर होने के बाद एटम्स की शेप के बारे में साइंटिस्ट ने गौर फिगर किया। तो चूँकि उस टाइम जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो एटम की शेप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। कुछ इस तरह की शेप थी एटम की, कुछ इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड शेप थी। अब साइंसदानों ने ये कहा कि एटम जो है, एटम की जो शेप है उसको थोड़ा सा मतलब आसान सी शेप बननी चाहिए ताकि उसको समझने के लिए आसानी हो जाए। तो 1911 में रदरफोर्ड ने पहला एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में इसका इंट्रोडक्शन ये लिख सकते हैं, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय रदरफोर्ड इन 1911। और रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जिन जिन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया था वो ऑपरेटर्स थे हमारे पास। वो ऑपरेटर्स उसने सबसे पहले क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ले लिया। गोल्ड फॉइल के साथ उसने एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा, जिसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी कहते हैं। फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज़ किया उसने। फिर उसने अल्फ़ा पार्टिकल का इस्तेमाल किया। ये तीन ऑपरेटर्स उसने यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसके एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखें, ये एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। इसने सबसे पहले क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ले लिया। मैं थोड़ा सा रफली इसका रे डायग्राम बना लेता हूँ, बस आपको समझ आना चाहिए। लेट्स सपोज देखें, ये मेरे पास एक गोल्ड फॉइल है। इस गोल्ड फॉइल के सामने रदरफोर्ड ने यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखा। ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ये जिंक सल्फाइड की बनी होती है। ये 2-3 दफ़ा एमसीक्यूज़ में भी आया है कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल किया था वो किस चीज़ की बनी थी। तो याद रखिएगा, ये जिंक सल्फाइड की बनी है। इसका नाम क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। इसको रखने का मतलब क्या था मैं आपको बाद में समझा दूंगा। और यहाँ इसने इस्तेमाल किया था रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स। ये उसने अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स इस्तेमाल किया। और यहाँ पे उसने जो अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किए थे ना, वो हीलियम+2 के अल्फ़ा पार्टिकल यूज़ किए थे। अब इस जाहिर सी बात है, देखें ये एक सोर्स, जैसे हम एक बुलेट को फायर करते हैं ना, बुलेट को फायर करने के लिए जाहिर सी बात है हमें गन चाहिए। विदाउट गन के हम बुलेट को फायर नहीं कर सकते। सेम यहाँ अभी रदरफोर्ड ये चाह रहे थे कि इस गोल्ड फॉइल के ऊपर वो अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करना चाह रहे थे, ड्रेवन करना चाह रहे थे अल्फ़ा पार्टिकल को। अब उसको ड्रेवन करने के लिए इसको सोर्स चाहिए था, तो उसने यहाँ पर जो सोर्स इस्तेमाल किया वो अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स इस्तेमाल किया। इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स कहते हैं। अब ये हीलियम+2 है ना, इनको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। देखें, चूंकि हम जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, यानी हीलियम का ये न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जाहिर सी बात इसका ये पूरा शेल खत्म हो जाएगा। जब शेल खत्म हो जाएगा तो यानी हीलियम का न्यूक्लियस, यहाँ पे इसने जो इस्तेमाल किया वो हीलियम का न्यूक्लियस को एज अल्फा पार्टिकल के तौर पर इस्तेमाल किया। जब उसने इन अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर दिया, यहाँ पे कहाँ पे बम्बार्ड कर दिया, गोल्ड फॉइल के ऊपर। जब उसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कर दिया गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उसने बेसिकली 3 यहाँ से ऑब्जर्वेशंस निकाले। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन का फंक्शन क्या है। अब रदरफोर्ड ये चाह रहे थे कि यहाँ पे जो कुछ भी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हो रहा है वो उसको इस स्क्रीन के अंदर ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, इसलिए उसने उसके सामने अपने एक्सपेरिमेंट के पीछे क्या लगाया था, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया था। अब जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उसने बेसिकली 3 ऑब्जर्वेशंस निकाले। वो 3 ऑब्जर्वेशंस क्या थी, पहली ऑब्जर्वेशन ये, रदरफोर्ड ने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल में से क्रॉस हो रहे हैं। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से क्रॉस हो रहे हैं। पहला तो इसने ये ऑब्जर्व किया। दूसरा ऑब्जर्व ये किया कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद डिफरेंट एंगल्स के साथ यहां से डायफ्रेक्ट हो रहे हैं या डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं यहां से।
और तीसरा उसने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के सेंटर में से टकराने के बाद दोबारा अपने रास्ते में बाउंस बैक हो रहे हैं, दोबारा अपने रास्ते में क्या हो रहे हैं, बाउंस बैक हो रहे हैं। अब ये जो तीन चीज़ों को ऑब्जर्व किया इसने इस स्क्रीन के अंदर रदरफोर्ड ने, यानी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से क्रॉस हो रहे हैं, बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफरेंट एंगल के साथ डायफ्रेक्ट हो रहे हैं, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल इसके सेंटर से टकराने के बाद दोबारा अपने रास्ते में बाउंस बैक हो रहे हैं। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन को सामने रख के इन तीन ऑब्जर्वेशन की उसने कैलकुलेशन दे दी। उसने कैलकुलेशन क्या दिया, उसने कहा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से इसलिए क्रॉस हो रहे हैं क्योंकि ये जो एटम है इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो क्या है, खाली है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गुजरने की वजह यह है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। इसको बाद में पोस्टुलेट के तौर पर हम आगे रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स के तौर पर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला जो उसने ऑब्जर्व किया था उसका पहला उसने रिजल्ट बता दिया, कंक्लूड किया उसको। और दूसरा उसने कहा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको पता है हीलियम जो है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, प्लस है। इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज प्लस है। और दूसरा आपको पता है ये जो एटम के सेंटर है, एटम के सेंटर के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, प्लस चार्ज। जाहिर सी बात है यहां से आने वाला प्लस चार्ज जब इन प्लस चार्ज के करीब जाएगा तो हमें पता है दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करती हैं। एक तो इसके न्यूक्लियस में मौजूद चार्जेस क्या करेंगे, यहां से आने वाले अल्फा पार्टिकल्स को रिपल करेंगे। जब रिपल करेंगे वो वहां से क्या शो करेंगे, डिफ्लेक्शन शो करेंगे। एक तो इसका रीजन ये है। दूसरा रीजन मैं आपको रे डायग्राम में बता दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अल्फा पार्टिकल यहां से आते हैं तो न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां से आने वाले अल्फा पार्टिकल जब इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराने की वजह से इनका रास्ता चेंज हो जाता है, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। बेसिक जो रीजन मैंने आपको बता दिया दोनों का कि यहां से डिफ्लेक्शन क्यों शो हो रही है। थर्ड वन जो है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो उसके गोल्ड फॉइल के सेंटर से टकराने के बाद दोबारा अपने रास्ते में बाउंस बैक हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, रदरफोर्ड ये कहते हैं कि एटम के सेंटर में कोई कॉन्सेंट्रेटेड मास वाली चीज है, ज्यादा मास वाली चीज यानी प्रोटॉन है, और उसके साथ अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद वो दोबारा अपने रास्ते में क्या हो रहे हैं, बाउंस बैक हो रहे हैं। देखिए इसकी मिसाल आप यूं भी ले सकते हैं, जैसे अब मैं एक बेड लेके यहाँ पे बैठा हूँ, वहां से कोई बंदा बॉल कर रहा है। अब मैं जाहिर सी बात है मैं यहाँ से बेड घुमा रहा हूँ, बॉल आके अगर बिल्कुल मेरे बेड के सेंटर में लगेगी तो वो बॉल सीधा उसी रास्ते में चली जाएगी। और अगर वो बॉल बिल्कुल इस कॉर्नर पे लगेगी, किनारे पे लगेगी बेड के, तो यहाँ से सीधा निकलेगी, यानी यूं देखें यहाँ पे ये वाला एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। और वो बॉल बेड के थोड़े से अंदर लगेगी तो जाहिर सी बात है वो एंगल 90 से थोड़ा सा अंदर का बनेगा, बॉल यहाँ से जाएगी। फिर अगर और अंदर चलती है तो फिर यहाँ से जाएगी, फिर और अंदर लगती है तो यहाँ से जाएगी, फिर सेंटर में लगती है तो सीधा चली जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं। डिफरेंट एंगल्स बनने की वजह यही है, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल कॉर्नर पे लगेगा, यहां से 90 के एंगल से डिफ्लेक्शन शो कर रहेगा, और जो थोड़ा सा अंदर आएगा वो 90 से कम एंगल पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। सेम इस तरह होते होते जो पार्टिकल बिल्कुल सेंटर पे लगेगा वो अपने रास्ते से क्या करेगा, दोबारा उसी रास्ते पे बाउंस बैक करेगा। तो उसके तीन जो ऑब्जर्वेशंस थे हमने उसके तीन कंक्लूजन्स बता दिए। तो ये ओवरऑल हमारे पास था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। इसी एक्सपेरिमेंट को सामने रख के हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें तो हमारे पास पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इनके पोस्टुलेट्स क्या थे, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे एटम के बारे में। रदरफोर्ड क्या कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी एटम का जो कंसंट्रेट मास जो होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है, वो पॉजिटिव चार्जेस पर मुश्तमिल होता है। उस पॉजिटिव चार्ज वाले पोर्शन को उसने नाम दिया सबसे पहले न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का नाम दिया। और रदरफोर्ड अपने पहला पोस्टुलेट तो कंसंट्रेट मास ऑफ एटम जो सेंटर में होता है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है। दूसरा इसने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर कुछ सर्कुलर पाथ्स होते हैं, इन सर्कुलर पाथ्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। यानी द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और इस सर्कुलर पाथ का नाम उसने रखा ऑर्बिट। और तीसरे नंबर पे उसने कहा कि एटम का जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एटम से क्रॉस हो रहे थे उसकी वजह ये थी कि एटम का मेजर पोर्शन जो है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। यानी यानी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल बिकॉज द मेजर पोर्शन ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। यानी उसकी वजह यह थी कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो था वो क्या था, खाली था। कितने पोस्टुलेट्स हो गए, 3 पोस्टुलेट्स। फोर्थ पोस्टुलेट में यहाँ पे देखें रदरफोर्ड क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के बाहर रोटेट करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कोई फिक्स एनर्जी नहीं होती,
यानी फिक्स एनर्जी नहीं होती का मतलब ये है कि जब ये यहाँ पे रोटेट करता है तो ड्यूरिंग द रोटेशन ये अपनी एनर्जी को क्या कर रहा होता है, लॉस कर रहा होता है, अपनी एनर्जी को एक्सर्ट कर रहा होता है। तो ये इसका कौन सा पोस्टुलेट था, फोर्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या कहता है रदरफोर्ड ये कहते हैं कि जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के मुकाबले में क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो कितने पोस्टुलेट्स हो गए, 5 पोस्टुलेट्स। अब लास्ट टॉपिक इसका हमारे पास आता है ड्रॉबैक्स या डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अगर हम इनके डिफेक्ट्स की बात करें ना तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के 3 डिफेक्ट्स थे। वो डिफेक्ट्स क्या थे? पहला डिफेक्ट मैंने अभी आपको समझाया था कि रदरफोर्ड ये कहते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर रोटेट करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर ये इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इट कंटिन्यूअसली लॉस द एनर्जी। ये मुसलसल तौर पर अपनी एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रॉन की अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इसकी फिक्स एनर्जी नहीं है, इसके पास जितनी एनर्जी है जब ये रोटेट करेगा तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। एनर्जी को लॉस करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी ये न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा। जब न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जाके ये न्यूक्लियस में क्या करेगा, फॉल करेगा, गिर जाएगा। जाहिर सी बात है हमें पता है दुनिया का हर मैटर एटम से मिलकर बना है। अब अगर ऐसा हो गया तो एटम कोलैप्स हो जाएगा। जब एटम कोलैप्स हो जाएगा तो पूरा का पूरा मैटर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो ड्रॉबैक था, ये जो फॉल्ट था इसके डिफेक्ट के अंदर था कि न्यूक्लियस के बाहर रोटेट करने वाला इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को लॉस करता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है ये न्यूक्लियस में जाके फॉल करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो इसका पहला डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट ये है कि जाहिर सी बात है अगर ऐसा होता है तो एटम की स्टेबिलिटी को तो वो एक्सप्लेन ही नहीं करता, यानी शेल्स जो ऑर्बिट्स हैं जिसको उसने ऑर्बिट का नाम दिया था उसकी स्टेबिलिटी को तो एक्सप्लेन ही नहीं करता। तो हम दूसरा ड्रॉबैक ये कहते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो दूसरा डिफेक्ट है वो ये है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल could not explain the stability of an atom। रदरफोर्ड जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। थर्ड वन थोड़ा सा ये समझने वाला है, मैं आगे आपको समझा दूंगा जब मैं आपको स्पेक्ट्रम्स पढ़ाऊंगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए मैं आपको वो तो यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। देखिए ये लेट्स सपोज मेरे पास एक टॉर्च है, यहाँ मेरे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म तो शायद आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं यहाँ से जब व्हाइट लाइट को फॉल करता हूँ इस प्रिज्म के ऊपर, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है, 6 और 7। इन 7 डिफरेंट कलर्स के बैंड को, इन 7 डिफरेंट कलर्स के बैंड को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है ना ये 2 टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारे पास होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो देखें लाइन स्पेक्ट्रम ऐसे स्पेक्ट्रम्स को कहते हैं जब भी किसी भी लाइट से यहां पे स्पेक्ट्रम्स बनेंगे, अगर वो स्पेक्ट्रम्स इस तरह से एक दूसरों से दूर हैं, यानी उनकी बाउंड्री को हम आसानी के साथ अलग अलग कर सकते हैं, यानी ऐसे स्पेक्ट्रम जिनको हम आसानी के साथ एक दूसरों से अलग कर सकते हैं, जिनकी बाउंड्रीज वाज़ा होती हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम्स को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ये जो स्पेक्ट्रम्स बनने वाला जो कलर्स का बैंड होता है वो एक दूसरों में मर्ज होता है, यानी उनकी बाउंड्रीज वाज़ा नहीं होती हैं, हम उनको आसानी के साथ एक दूसरों से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम जिनकी बाउंड्रीज को हम वाज़े तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं या वो एक दूसरे में मर्ज होते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम्स को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहाँ इस चीज से हमें समझने में मदद मिलेगी कि रदरफोर्ड का जो तीसरा डिफेक्ट था वो क्या था। अब रदरफोर्ड क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है जब ये यहाँ पे रोटेट करता है तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। जब ये एनर्जी को यहाँ से लॉस करेगा तो जो ये एनर्जी यहाँ से लॉस करता है उसको हम वैसे कहते हैं फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब जब ये एनर्जी को लॉस करेगा तो जाहिर सी बात है ये एनर्जी को कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है। अब मैं इस एनर्जी को, क्योंकि फोटोन यानी लाइट की फॉर्म में ये एनर्जी को लॉस कर रहा होता है, अगर इस लाइट के सामने या इस फोटोन के सामने मैं प्रिज्म को रख दूंगा तो जाहिर सी बात है ये जो लाइट है या फोटोन है ये प्रिज्म से गुजरने के बाद स्पेक्ट्रम तो यहाँ पे भी बनेगा। अब रदरफोर्ड ये कहते हैं कि चूंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअसली एनर्जी को लॉस कर रहा है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बनने वाला स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस ही बनेगा, ऐसा ही है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बाद में नील बोहर ने इसको साबित कर दिया कि भाई चूंकि ये एनर्जी, एक तो ये एनर्जी लॉस नहीं करता, वो बात की बात है, अगर वो एनर्जी लॉस भी करेगा तो इससे बनने वाले जो स्पेक्ट्रम होंगे वो क्या होंगे, वो कंटिन्यूअस के बजाय
लाइन स्पेक्ट्रम होंगे। तो इसके 3 डिफेक्ट्स थे जिनको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो इसी के साथ हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पूरा समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी नई बनने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो आज के लिए इतना ही।